आज हम लोग बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर। इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे 4 डायोड होते हैं, D1, D2, D3, D4, जो कि एक ब्रिज के फॉर्मेशन में लगे होते हैं। जैसा कि पिछले फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग पढ़ चुके हैं या सेंटर टाइम में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट इसका वही है कि हम लोग इनपुट पे AC पल्स देंगे और आउटपुट पे उसके अकॉर्डिंग DC पल्स मिलेगी। ये हमारा फॉरवर्ड या कहें ये हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के कॉन्सेप्ट से काम करता है। जैसा कि पहले वाले सेंटर रेक्टिफायर में हम लोग इनपुट पे एक पॉजिटिव AC पल्स देते थे, उसी के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट पे पल्स मिलती थी। और जस्ट उसका रिवर्स हम लोग निगेटिव पल्स देते थे तो सेकंड ऑर्डर में मुझे वो भी एक पॉजिटिव पल्स होकर मिलती थी। इसी तरह से हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी काम करता है। बेसिकली फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में इस क्या करती है, ब्रिज की तरह होती है, जैसा कि इस फिगर में शो करके दिखाया गया है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग P1 P2, सेकेंडरी वाइंडिंग S1 S2, और आगे जो प्रोसीड हुआ है S1 कनेक्ट है पोर्ट A से और S2 कनेक्ट है पोर्ट C से, और पोर्ट B और पोर्ट D कनेक्ट है लोड रेजिस्टेंस RL से, जो कि मुझे वोल्टेज का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं इसमें D1, D2, D3, D4 4 डायोड का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें 4 डायोड के कॉन्सेप्ट की सहायता से जो बना हुआ एक ब्रिज है, उस कारण इसे ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु रेक्टिफायर भी कहते हैं। इस सर्किट में AC इनपुट की दोनों साइकिल के लिए DC आउटपुट हमें प्राप्त होता है, जैसा कि सेंटर टाइम में प्राप्त होता है। इस कारण इसे फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं, या कहें दोनों साइकिल से DC आउटपुट मिलता है, इस कारण इसे फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। ब्रिज के दो निश्चित सिरे A और C ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से, और बाकी के दो बचे D और B या कहें B और D दोनों लोड RL सिरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि कंस्ट्रक्शन में दर्शाया गया है। अगर हम लोग अब इसकी वर्किंग की बात करें तो फर्स्टली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यदि हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल A और C के कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए डायोडों के कॉन्सेप्ट में जाएगी। क्या कहें, पॉजिटिव हाफ साइकिल देने पर D2 तथा D4, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि D2 तथा D4, क्यों, क्योंकि A और C पे जाएगी तो D2 के आगे से जब A पे आगे प्रोसीड होगी तो D2 और D4 हमारे क्या हो जाएंगे, ये रिवर्स बायस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रोसीडिंग होगी A की तरफ जाएगी तो A की तरफ इसका कैथोड का सिरा जुड़ा हुआ है, और और ये जाएगी जब आगे प्रोसीड होगी तो जब इसके D2 के अकॉर्डिंग B की तरफ जाएगी तो यह इसका कैथोड सिरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये रिवर्स बायस हो जाएंगे। तथा D1 D3 दोनों के एनोड जुड़े हुए हैं उस सिरे से, तो ये इस कारण D1 और D3 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। फॉरवर्ड बायस में S1 सिरे से पॉजिटिव से तथा S2 को निगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं, तब D1 तथा D3 डायोड में धारा का प्रवाह समान होने लगता है या धारा का प्रवाह होने लगता है, और हम कह सकते हैं कि D1 और D3 हमारे काम करेंगे, बाकी हमारे वर्किंग में नहीं रहेंगे। D2 और D4 हमारा वर्किंग में नहीं रहेगा, या कहें वो एक ओपन कंडीशन में रहेगा। इस कारण पॉजिटिव हाफ पल्स देने पर हमारा D1 और D3 करंट को फ्लो कर रहा है, या कहें D1 D3 कंडक्शन मोड में है, D2 और D4 कंडक्शन मोड में नहीं है। अब हम लोग अगर निगेटिव पल्स दे रहे हैं या निगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में निगेटिव पल्स अप्लाई करते हैं, तब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का S1 सिरा निगेटिव तथा S2 सिरा पॉजिटिव हो जाता है। इसमें S1 सिरा निगेटिव और S2 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब जिस कारण A से जुड़ा हुआ निगेटिव, S2 से जुड़ा हुआ पॉजिटिव, जिस कारण हमारा होता क्या है, जस्ट उल्टा जो हमारी पॉजिटिव ऑफ साइकिल के अकॉर्डिंग हुआ था कि पॉजिटिव ऑफ साइकिल में S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव था, यहाँ पे S1 निगेटिव है S2 पॉजिटिव है, जिस कारण S1 से जुड़ा हुआ नोड A और S2 जुड़ा हुआ नोड C, इसी के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे मेरा D3 और D4 डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, और D2 और D4 हमारा D1 और D3 D1 और D3 हमारा रिवर्स बायस में और D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इस कारण मेरा D1 और D3 ऑपरेट नहीं करेगा, या कहीं आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, और D2 और D4 ही हमारा कंडक्शन मोड में रहेगा, जिस कारण D2 और D4 ही करंट को आगे फ्लो करेगा। ये इसका आउटपुट डायग्राम कुछ शो करके दिखाया गया है। पहले इनपुट में AC पल्स दे रहे हैं, एक सिंपल साइन वेव है। पहले वाली आउटपुट के पहले वाले पल्स में D1 और D3 फॉरवर्ड बायस की वजह से हमारा कंडक्शन चल रहा है, या कहीं आउटपुट मुझे DC पल्स मिल रही है।
सेकंड वाले कंडीशन में या सेकंड वाले मोड में D2 और D4 मेरा फॉरवर्ड बायस में, जिस कारण मुझे कंडक्शन मिल रहा है या करंट मिल रही है, और ऐसे ही आगे थर्ड वाले में D1 D3 फिर से कंडक्शन मोड में आ जाएगा या फॉरवर्ड मोड में आएगा, इसके कारण करंट मिलेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोर्स के लिए, और ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। और दोनों ब्रिज और सेंटर में थोड़ा सा अंतर है, स्टूडेंट से ध्यान से देख लें, इम्पॉर्टेंट है। आगे ब्रिज रेक्टिफायर के गुण और दोष हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके गुण की बात करें या एडवांटेज की बात करें, सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें यूज़ होती है, अतः ट्रांसफार्मर की कीमत अपेक्षाकृत कम होगी। सेंटर टाइप फुल रेक्टिफायर की अपेक्षा इसमें लगभग 2 गुना आउटपुट प्राप्त होगी, ज़्यादा एफिशिएंट है। दोष क्या है, 4 डायोड है, खर्च ज़्यादा आएगा, या कहें सर्किट महंगा पड़ेगा, और इसका वोल्टेज जो पतन है या वोल्टेज ड्रॉप है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा कंपैरिजन सेंटर टाइप से एफिशिएंसी और वोल्टेज कंट्रोल कम होता है। और लास्ट में हमारे विभिन्न रेक्टिफायर की तुलना, ये हाफ रेक्टिफायर फुल रेक्टिफायर के दोनों पार्ट सेंटर टाइप की ये कंपैरिजन है, डायोड की संख्या के हिसाब से, रिपल के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से, लोड के अकॉर्डिंग, डीसी करंट के अकॉर्डिंग और IRMS के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट प्लीज़ इसे कंसीडर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़िए।